इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की इस वीडियो में हम लोग MEG 14 के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके पिछले 10 साल के पेपर और आपकी गेस्ट पेपर पर बेस्ड हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कल यही क्वेश्चंस एग्जाम में एग्जैक्टली आ जाए। ओके, तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी कि वो क्या पूछ रहा है और आंसर कैसे लिखना है, आंसर में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, वो सब कुछ मैं आपको वीडियो के साथ साथ समझाती रहूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द वेज इन विच संस्कारा ऑफर्स अ क्रिटिक ऑफ ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कारा नॉवल की। ओके, ये नॉवल लिखा किसने है? UR अनंथमूर्ति ने। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नाम याद होना चाहिए कि किसने लिखा है। अगर आप नाम नहीं लिख कर आओगे तो एग्जामिनर पहले ही देखते ही उसको लगेगा कि आपने नहीं पढ़ा कुछ। ओके, तो आपको नाम वगैरह सब अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, समझने वाली दो बातें हैं जो याद रखनी है। संस्कारा रिलीजन को रिजेक्ट नहीं करता। ओके, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या संस्कारा रिलीजन को रिजेक्ट करता है? नहीं, ये रिलीजन को रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि रिजिड और इनह्यूमन ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म को क्वेश्चन करता है। ओके, ये रिलीजन को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करता, लेकिन जो ब्रह्मैनिकल कास्ट सिस्टम में चीज़ें फॉलो होती हैं, प्योरिटी, पोल्यूशन, कास्ट वगैरह की, उन चीज़ों को ये क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों होता है। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट इसका आपको लिखना है कि ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म एज अ रिचुअल ओरिएंटेड सिस्टम, यानी कि इसमें क्या रिचुअल्स वगैरह फॉलो होते हैं, कैसे फॉलो होते हैं। नॉवल में क्या लिखा हुआ है, हम वो चीज़ें ही आंसर में लिखेंगे। नॉवल दिखाता है कि ब्रह्मैनिकल हिंदुइज्म सिर्फ रिचुअल्स पे फोकस करता है, जैसे कि प्योरिटी, पोल्यूशन, रूल्स, फूड हैबिट्स, ये सब। यहाँ इंसान की ह्यूमैनिटी से ज़्यादा रूल्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अच्छा इंसान होना सेकेंडरी हो जाता है और रिचुअल फॉलो करना सबसे पहला काम। ओके, मैंने जितने भी कीवर्ड यहाँ पे दे रखे हैं, आपको आंसर में ये सब चीज़ें लिख के आनी है। ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाल दिए हैं ऑलरेडी। ओके, सेकेंड हम इंस्टेंस मेंशन करेंगे नरना अप्पा's डेथ एंड मॉरल पैरालिसिस का। अब सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आता है नरना अप्पा की डेथ के बाद। नरना अप्पा ब्राह्मण बाय बर्थ हैं, लेकिन मीट खाता है, अल्कोहल पीता है, लोअर कास्ट वुमेन चंद्री के साथ रहता है। जब इनकी डेथ हुई तो ब्राह्मण्स डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उसका संस्कार करें या नहीं। ओके, संस्कारा यहाँ पे मतलब हिंदू संस्कृत में लिखा हुआ है संस्कार। ओके, कि उनका संस्कार करें या नहीं। इस कंफ्यूजन के चक्कर में डेड बॉडी पड़ी रहती है, कोई डिग्निटी नहीं मिलती यहाँ पर। ओके, तो यहाँ नॉवल क्लियरली दिखाता है कि रिचुअल करेक्ट करना ह्यूमन डिग्निटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, थर्ड आ जाता है प्रणेशाचार्य एंड द फेलियर ऑफ स्क्रिप्चुअल नॉलेज। अब प्रणेशाचार्य को सबसे ज्ञानी और प्योर ब्राह्मण माना जाता है। उसने स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं वो, लेकिन वो भी नरना अप्पा का फ्यूनरल सॉल्व नहीं कर पाता। और इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि सिर्फ किताब का ज्ञान ज्ञान नहीं होता, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए ह्यूमन जजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी को भी एक बुक की नॉलेज के बेसिस पर या रूल्स के बेसिस पे नहीं कर सकते। एक ह्यूमन को इंसान की तरह ट्रीट करना सबसे पहले आता है। ओके, नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रेशन एंड मॉरल हिपोक्रेसी की भी बात हुई है इसमें। प्रणेशाचार्य का चंद्री के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिकली ब्राह्मण्स डिजायर को गलत बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डिजायर सप्रेस होती रहती है। जब प्रणेशाचार्य चंद्री के साथ रिलेशन में आते हैं तो उसका प्योर ब्राह्मण का इमेज टूट जाता है। तो इसलिए नॉवल ने यहाँ पे क्या कहा है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को डिनाई करना इनर ब्रेकडाउन लेकर आता है। ओके, नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम एंड सोशल इनइक्वालिटी। नॉवल जो है कास्ट सिस्टम को भी स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है। चंद्री को इम्प्रियोर बोला जाता है, लेकिन नरना अप्पा का क्रिमेशन को पैसा वही अरेंज करती है। ठीक है, चंद्री जो उनके साथ थी, जिनके साथ वो थे, वही उनके पैसे वैसे अरेंज करती है, जबकि वो खुद ब्राह्मण था इतना बड़ा, फिर भी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती चंद्री को। यानी कास्ट रूल्स मोरालिटी के लिए नहीं,
पावर मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं, एक पावर हायरार्की यूज करने के लिए होते हैं और कुछ नहीं। रिचुअल प्योरिटी वर्सेस ह्यूमन कंपैशन, प्योर नॉवल में कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर कि ब्राह्मण रिचुअल के पीछे और चंद्री जो है ह्यूमैनिटी के साथ है। तो नॉवल बोलता है ट्रू मोरालिटी कंपैशन में है, रूल्स में नहीं है। ओके, यहाँ मीनिंग क्या दिया गया संस्कार का? संस्कार यहाँ संस्कृत का वर्ड है। ओके, संस्कार का मतलब है प्योरिफिकेशन रिचुअल, लेकिन नॉवल में नर नापा का संस्कार नहीं होता। प्रणेशाचार्य का इनर संस्कार होता है, यानी रियल प्योरिफिकेशन अंदर होती है, रिचुअल्स वगैरह से नहीं। ओके, इसके कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि संस्कार ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करता है, रिचुअलिज्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, हिपोक्रेसी, लैक ऑफ कंपैशन, ये सबको वो क्या करता है? क्रिटिसाइज। और नॉवल का क्लियर मैसेज है, रिलीजन विदाउट ह्यूमैनिटी बिकम्स ऑपरेसिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रिलीजन विदाउट ह्यूमैनिटी बिकम्स ऑपरेसिव, यानी कि रिलीजन सिर्फ एक पावर का टूल बन जाता है अगर उसमें इंसानियत नहीं होती। ओके, अ लिटिल माइंड ओपनिंग क्वेश्चन, आपको सोच समझ के इसका आंसर लिखना है। बहुत चीजें इसमें ऐसी है जो आप बॉर्डर मतलब एक लाइन क्रॉस कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको मेरे इस पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्सुअल इनकाउंटर ऑफ प्रणेशाचार्य विद चंद्री इन संस्कारा। देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया है तो हम इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। अभी मैंने उनका बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि उनका इनर प्योरिफिकेशन हो गया था, बिकॉज वो दिखाते कुछ और थे और थे कुछ और। ठीक है, तो मैं अगर इसका कंटेक्स्ट दूं तो ये एपिसोड प्योर नॉवल का जो है टर्निंग पॉइंट था। प्रणेशाचार्य बहुत ही डिसिप्लिन्ड ब्राह्मण और चंद्री एक लोअर कास्ट वुमेन, इम्प्योर मानी जाती है। नरनापा की डेथ के बाद कंफ्यूजन के टाइम पे प्रणेशाचार्य चंद्री के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आता है। तो इस मूवमेंट पे ये समझ आता है कि प्योरिटी सिर्फ बाहर का हमारा लेबल है, अंदर सब इंसान सेम होते हैं। ठीक है, और रिलीजन क्या होता है? रिलीजन ना हमारे डिजायर्स को क्या करता है? रिप्रेस करता है, लेकिन सप्रेस करने से डिजायर खत्म नहीं होता। प्रणेशाचार्य का गिल्ट और कंफ्यूजन दिखाता है कि रिप्रेशन मोरालिटी नहीं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। ये सारे कीवर्ड्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो आपको सिंपल ये दिखाने की नरना आपा की डेथ के बाद वो गलती से उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता है, जिससे वो गिल्ट में चला जाता है। और एक तरह जो बाहर दिखाते थे कि वो इतने बड़े ब्राह्मण है, वो नहीं, अंदर से उनका प्योरिफिकेशन होता है। अंदर से वो ह्यूमैनिटी जो वो सप्रेस कर रहे थे चीजें, वो अंदर उनके थी, और इसी से जो है उनका असली एक जो ह्यूमन डिजायर है वो बाहर आता है, दैट इज ह्यूमैनिटी। ओके, लास्ट में देखो, चंद्री जो है मौन करती है, क्रिमेशन अरेंज करती है, लेकिन ब्राह्मण्स क्या करते हैं? रिचुअल के चक्कर में कुछ नहीं करते। यानी जो इम्प्योर है, जिसको तुम लोग इतना बोल रहे हो कि वो लो कास्ट से है, वो ज्यादा ह्यूमन है और ब्राह्मण्स वगैरह से ज्यादा। तो इससे क्या होता है? इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब प्रणेशाचार्य और चंद्री रिलेशन में आते हैं तो प्रणेशाचार्य क्वेश्चन करते हैं अपनी लाइफ, अपने रूल्स, अपनी चॉइसेस को समझने लगते हैं, और ये होता है असली संस्कार। ओके, तो कंक्लूजन में तुम्हें बेसिकली इसमें यही बताना होगा कि ये एपिसोड हिपोक्रेसी एक्सपोज करता है जो हमने पढ़ा, ह्यूमैनिटी को सेंटर में लाता है, चंद्री कितना ज्यादा ह्यूमेन थी, और इनर अवेकनिंग स्टार्ट करता है। प्रणेशाचार्य को रियलाइज होता है कि वो आज तक जो रिचुअल्स वगैरह फॉलो कर रहे थे वो खत्म कर दिए उन्होंने, और वो गिल्ट में चले गए। ओके, इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 और 2 थोड़े आपस में रिलेटेड थे, तो ये इजी थे समझने। संस्कारक पूरा एक तरह मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 है, डिस्कस द इश्यू ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट इन तमस with reference to incidents of communal tension in India's history after the partition. Very interesting question. देखो, तमास पहले दी किसने? भीष्म साहनी। ओके, याद रखना भीष्म साहनी की है ये। पार्टीशन के वायलेंस पे बेस्ड है ये। ठीक है, कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947। मीनिंग क्या है इसमें तमस का? तमस टाइटल रखा क्यों गया है? देखो, तमस का मतलब होता है डार्कनेस, इग्नोरेंस। इसका मतलब है बेसिकली मॉरल डार्कनेस, या फिर किसी चीज की तरफ ब्लाइंड हेटरेड। ओके, उसके बाद अगर हम इसका रिलीजन का देखें तो इसमें रिलीजन का बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है। नॉवल दिखाता है कि पिग किल करना मुस्लिम को हर्ट करने के लिए ये वो लोग करते हैं,
और काउ किल करना हिंदूज को प्रवोक करने के लिए। कम्युनल वायलेंस जो इन्होंने दिखाया इस चीज में, वो कैसे दिखाया कि जितने भी हिंदूज थे वो सुअर वगैरह पिग्स वगैरह को मारने लगे थे ताकि मुस्लिम हर्ट हो, और मुस्लिम क्या करने लगे थे, काउस वगैरह को किल करने लग गए थे हिंदूज को प्रवोक करने के लिए। तो रिलीजन को क्या बना दिया गया, रिलीजन को एक वेपन बना दिया गया। ओके, इसमें ऑर्डिनरी पीपल जो थे वो ज्यादा विक्टिम थे, सबसे ज्यादा सफर करा लोगों ने, पुअर लोगों ने, विमेन ने, चिल्ड्रन ने। ओके, और ये पैटर्न पोस्ट पार्टीशन राइट्स में भी दिखता है, जो पार्टीशन के बाद भी होता रहा है, कि एक लोअर कास्ट जो होता है, वुमेन जो होती है, चिल्ड्रन जो होती है, वो ज्यादा सफर करते हैं। ये इनोसेंट विक्टिम्स होते हैं, इनका कोई दोष नहीं होता। ओके, नेक्स्ट अगर देखें तो फियर, ह्यूमर्स एंड मॉब साइकोलॉजी बहुत ज्यादा यहाँ पे बताएगी कि अफवाह से जो है अफवाह फैलाई जाती है, फिर उससे फियर फैलता है और लोग जो है एकजुट में इकट्ठे हो जाते हैं किसी चीज के अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट इसमें ये भी बताया गया कि पुलिस बहुत लेट आती है, ऑफिशियल्स हेजिटेट करते हैं। कोई भी रिलीजियस अगर कुछ होता है तो गवर्नमेंट जो है वो लेट एक्ट करती है या बीच में नहीं आती, बिकॉज उन्हें पता है वो किसी एक का साइड नहीं ले सकते, बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके, वुमेन एंड कम्युनल वायलेंस देखे तो विमेन को सेक्सुअल वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट, साइलेंस, ये सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो विमेन सबसे ज्यादा जो है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली फेस करती है एक राइट के दौरान। ओके, कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे, इसका रेलेवेंस तुम यही बताओगे कि ये पार्टीशन पे बेस्ड है, तो कम्युनल राइट्स के बारे में बता रहा है कि रिलीजन और रिलीजन को कैसे पॉलिटिकली यूज करा जाता है, ये सब बता रहा है। कंक्लूजन में तुम यही लिखोगे कि तमस दिखाता है कम्युनल वायलेंस मैन मेड होती है, नेचुरल नहीं। ऑब्वियसली रिलीजन के बेस पे कोई भी वायलेंस जो है वो मैन मेड ही होगी, कोई भी नेचुरली नहीं होती। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट पार्ट डज रिलीजन प्ले इन तमस। यही जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अभी देखा वही यहाँ पे फिर से बताया गया है। मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि रिलीजन यहाँ पे यूनाइट नहीं कर रहा, डिवाइड कर रहा है चीजों को। ओके, जबकि हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे रिलीजन को यूज करके लोगों को डिवाइड करा गया, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया और रिलीजियस इससे वायलेंस हुआ। ठीक है, इसको पॉलिटिकल टूल की तरह यूज करा गया, रिलीजन को पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाता है। आज के टाइम पे भी हमें दिखता है और बहुत बार रिलीजन बेस्ड वोटिंग होती है, रिलीजन को पावर की तरह यूज करा जाता है, क्राउड को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो वही सब बताना है आपको। फिर से आपको किलिंग अ पिग, किलिंग अ काउ वाला एग्जाम्पल भी देना है इसमें। ठीक है, और इसमें ब्लाइंड फेथ की बात करनी है आपको कि रिलीजन के नाम पे लॉजिक खत्म हो जाता है, लोग इलॉजिकली कुछ भी कर रहे होते हैं, वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अगर मैं तुम्हें एक नेचुरल एग्जाम्पल दूं तो अभी रिसेंटली क्रिसमस पर जितने भी लोगों ने जाके क्रिसमस ट्रीज वगैरह को तोड़ा, उनके चर्च के बाहर हनुमान चालीसा गाई, दैट इज नॉट लॉजिकल, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, बट वो हर चीज को रिलीजन के बेसिस पे ले आते हैं, विच इज रॉन्ग। ओके, आपको रिलीजन वर्सेस ह्यूमैनिटी के बारे में बात करनी है कि नॉवल यहाँ पे पूछता है कि अगर रिलीजन ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय करे तो क्या वो रिलीजन कहलाएगा भी। ओके, तो आपको कंक्लूजन में भी इसकी यही लिखने की कैसे रिलीजन जब ह्यूमैनिटी के बिना होता है तो सिर्फ ये जो है डार्कनेस लाता है, ह्यूमन वायलेंस लाता है और कुछ भी नहीं। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 और 4 रिलेटेड है तो ये समझने इजी थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ हैज गिरीश कर्नाड ट्रीटेड द थीम ऑफ पावर इन तुगलक। तुगलक नॉवल है रिटन बाय गिरीश कर्नाड, इट इज अ हिस्टोरिकल प्ले। तो इसमें आपको बेसिकली देखो ये बताना है कि इसका थीम वगैरह क्या था। ओके, देखो प्ले लिखा है गिरीश कर्नाड ने, क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं हम वो देखेंगे। सबसे पहले आइडियलिस्टिक रूलर, तुगलक जो शुरू में बताए गए थे बहुत इंटेलिजेंट, विजनरी, सेक्युलर दिखाए गए थे, लेकिन आइडियलिज्म अलोन काफी नहीं होता, इंटेलिजेंस होना और विजन रखना ये सब अकेले काफी नहीं होता, इसके साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। ओके, रॉन्ग डिसीजंस के बारे में बात करोगे कि कैपिटल शिफ्ट हुआ, कॉपर करेंसी, आइडियाज अच्छे थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, वो चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ओके, तुम लोग पावर एंड वायलेंस की बात करोगे इसमें कि रेजिस्टेंस आई तो उन्होंने एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दिए, यानी कि अगर लोगों ने उनके डिसीजंस को नहीं माना तो वो लोगों को मारना शुरू कर दिया।
लोगों को रिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, विच इज अगेन रॉन्ग। आइसोलेशन के बारे में तुम बात करोगे कि पावर के साथ ट्रस्ट खत्म कर दिया और लोनलीनेस बढ़ती गई। तो तुगलक का जो अकेले वो रूल करना चाहते थे वो उसमें आइसोलेट होते गए, एलियनेट होते गए, उनके जो रूल साथ में भी लोग थे वो उनसे अलग होते गए बिकॉज वो गलत चीजों में पड़ चुके थे। ओके, इसमें तुम अजीज का कैरेक्टर मेंशन करोगे बिकॉज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन। अजीज सिस्टम का जो है मजाक उड़ाता है और दिखाता है कि पावर जो है एक हॉलो है। पावर अगर तुम्हारे साथ लोग नहीं है और तुम एक गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम्हारा पावर किसी काम का नहीं आएगा। ओके, तो बेसिकली कंक्लूजन इसका यही कहता है कि तुगलक का मैसेज है, इस पूरा नॉवल का यही मैसेज है कि पावर विदाउट विजडम एंड कंपैशन जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर तुम सही डिसीजन नहीं लोगे और कोई भी डिसीजन लेके लोगों पे थोपते जाओगे तो उसका कोई वो नहीं निकलेगा एंड कंक्लूजन, बल्कि तुम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाओगे, खुद का जो रूल है वो खत्म कर लोगे। ओके, अब देखो 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन के लिए इनफ था ये। अब अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो तुम नीचे कमेंट करोगे 2, तो मैं रात तक इसका पार्ट 2 डाल दूंगी। बट अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो आई वोंट पोस्ट अ पार्ट 2। तब तक के लिए 5 क्वेश्चन प्रिपेयर करो। 5 क्वेश्चन में मैंने हर चीज़ बताई है। अगर ये पीडीएफ चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना पीडीएफ, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो।